हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में प्रगति की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2025 को प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में फैले 40,000 करोड़ की लागत वाले 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, बिजली, कोयला और जल संसाधन जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। प्रगति के एक दशक के दौरान अब तक कुल 85 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2025 को प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में फैले 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, बिजली, कोयला और जल संसाधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, 2026 में आयोजित होने वाले ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 2026 में आयोजित होने वाले ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भारत करेगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह आयोजन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। यह कॉन्फ्रेंस भारत के गुजरात गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच निर्धारित है। इसकी मेज़बानी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन BCORE द्वारा की जा रही है। 2026 की कॉन्फ्रेंस का विषय शिक्षा, अनुसंधान और शासन एक सतत ओलंपिक पारिस्थितिकी तंत्र रखा गया है। यह आयोजन 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए भारत की दावेदारी और देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भारत कर रहा है और यह आयोजन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। इसका आयोजन 27 से 30 जनवरी तक होगा और इसकी मेज़बानी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा की जा रही है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में मनाया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस घटना के 1000 वर्ष पूरे होने को चिन्हित करता है। तो जनवरी 2026 में मनाया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 वर्ष पूरे होने को चिन्हित करता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में मनाया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मुख्य रूप से सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े विदेशी हमले के 1000 वर्ष पूरे होने की स्मृति में आयोजित किया गया। यह पर्व न केवल हमले के 1000 वर्षों को बल्कि स्वतंत्रता के बाद 11 मई 1951 को पुनर्विकसित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष के पूरे होने को भी चिन्हित करता है। यह पर्व 8 से 11 जनवरी 2026 तक गुजरात के सोमनाथ में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। उत्सव के दौरान परिसर में 72 घंटे का अखंड ओंकार जाप, एक भव्य शौर्य यात्रा और ड्रोन शो जैसे विशेष आयोजन किए गए। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े विदेशी हमले के 1000 वर्ष पूरे होने की स्मृति में आयोजित किया गया और यह स्वतंत्रता के बाद 11 मई 1951 को पुनर्विकसित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने को भी चिन्हित करता है। और यह पर्व 8 से 11 जनवरी 2026 तक गुजरात के सोमनाथ में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन की मेज़बानी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र रखा गया है। यह आयोजन भारत द्वारा
2026 के लिए इंटरनेशनल आईडीए के सदस्यों के परिषद की अध्यक्षता संभालने के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें दुनिया भर के लगभग 1000 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और कई देशों के निर्वाचन प्रबंध निकायों के प्रमुख शामिल होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारतीय चुनाव आयोग करेगा और यह सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के तहत 13 जनवरी 2026 को होने वाली बैठक में किस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा होनी है? तो भारत अमेरिका वार्ता के तहत 13 जनवरी 2026 को होने वाली बैठक में द्विपक्षीय व्यापार समझौता और टैरिफ कटौती पर चर्चा होगी। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के तहत 13 जनवरी 2026 को होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता में मुख्य रूप से द्विपक्षीय व्यापार समझौता और टैरिफ कटौती पर चर्चा होनी है। अमेरिका भारत से कृषि उत्पादों जैसे मक्का, सोयाबीन, डेयरी और सेब पर आयात शुल्क कम करने की मांग कर रहा है, जबकि भारत अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्र और एमएसएमईएस के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारतीय सामानों पर जो 50% टैरिफ लगाए थे उन्हें कम करने या हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो भारत अमेरिका व्यापार वार्ता जो कि 13 जनवरी 2026 को आयोजित होगी उसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौता और टैरिफ कटौती पर चर्चा होगी। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेशी व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में लव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 31 दिसंबर 2025 को डीजीएफटी के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। वह आंध्र प्रदेश कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। इस नियुक्ति से पहले वे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्त समिति ने मंजूरी दी थी। तो विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए अध्यक्ष के रूप में लव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, जिन्हें 31 दिसंबर 2025 को नियुक्त किया गया है। वह आंध्र प्रदेश कैडर के 196 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। इस नियुक्ति से पहले वे महिला बाल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख नौकरशाही नियुक्तियां जो अभी हाल ही में हुई हैं। लव अग्रवाल, इन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रविंद्र कुमार अग्रवाल, इन्हें भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। संजय कुमार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आनंद स्वरूप, इन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुपा नीलेर चंद्रा, इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश अग्रवाल, इन्हें एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। AK बाल सुब्रमण्यम, इन्हें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विवेक चतुर्वेदी, इन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्वजीत सहाय, इन्हें रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा शहर हाल ही में झुग्गी पुनर्वास के माध्यम से भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनने के करीब पहुंच गया है? तो सूरत जो है वो झुग्गी पुनर्वास के माध्यम से भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनने के करीब पहुंच गया है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरत वह शहर है जो हाल ही में बड़े पैमाने पर झुग्गी पुनर्वास के माध्यम से भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने के करीब पहुंच गया है। चंडीगढ़ ने सितंबर 2025 में अपनी अंतिम शेष झुग्गी बस्ती सायपुर कॉलोनी को ध्वस्त करने के बाद खुद को झुग्गी मुक्त घोषित किया है। चंडीगढ़ की आबादी लगभग 10 लाख है। सूरत, जिसकी आबादी 70 लाख से अधिक है, अपने बड़े पैमाने के कारण एक प्रमुख शहर के रूप में इस मील के पत्थर को हासिल करने के बहुत करीब है। पिछले 2 दशक में सूरत में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली आबादी 38% से घटकर
5% रह गई है। तो सूरत जो है वो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने के बहुत ही करीब पहुंच गया है, जबकि चंडीगढ़ सितंबर 2025 में ही झुग्गी मुक्त घोषित हो गया है। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र एनएसजी द्वारा विकसित किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र द्वारा विकसित NIDMS नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर NBDC द्वारा विकसित NIDMS नेशनल इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 1999 से अब तक हुए सभी बम विस्फोटों और IED से संबंधित डेटा को संग्रहित, मानकीकृत और विश्लेषण करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र ने NIDMS डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अमित शाह ने 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। और यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 1999 से अब तक हुए सभी बम विस्फोटों और IED से संबंधित डेटा संग्रहित, मानकीकृत और विश्लेषण करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला प्रश्न है, भारत की नई शिक्षा नीति के तहत हाल ही में किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो भारत की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जनवरी 2024 में अपनी ईरानी यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की थी, जिसे वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्रों से व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों को संरक्षित करना है, क्योंकि फारसी सदियों तक भारत की प्रशासनिक और साहित्यिक भाषा रही है। अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, पाली, प्राकृत, बंगाली, फारसी और असमिया चर्चा में हैं। तो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। और विदेश मंत्री S जयशंकर ने जनवरी 2024 में अपनी ईरानी यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की थी, जिसे वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्रों से व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत में अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं चलती हैं। अब अगला प्रश्न है, आशा वन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? तो आशा वन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 8 जनवरी 2026 को गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया। यह विशेष मोबाइल वैन ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में कैंसर की शीघ्र पहचान और निदान के लिए बनाई गई है। यह वैन स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, फेफड़े, मौखिक रक्त और प्रोस्टेट सहित 10 प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग करने में सक्षम है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के दृष्टिकोण को ग्रामीण स्तर पर मजबूती प्रदान करती है। इसे जेनवर्क्ट फार्मास्यूटिकल्स द्वारा दान किया गया है और इसका प्रबंध इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भावनगर शाखा द्वारा किया जाएगा। तो आशा वैन कैंसर मोबाइल यूनिट वैन की शुरुआत गुजरात ने की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 9 जनवरी 2026 को गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया है। और यह एक विशेष प्रकार की वैन है जो जगह जगह जाकर लोगों के कैंसर की जांच करती है और उनके निदान करने के लिए बनाई गई है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के दृष्टिकोण को ग्रामीण स्तर पर मजबूती प्रदान करती है और इसको जेनवर्क्ट
फार्मास्यूटिकल्स द्वारा दान किया गया है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये थे 13 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।